आशीष बेहतर उदास था। माँ की तस्वीर के आगे चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। बार बार आंखें आंसुओं से छलछला उठती थी। 22 साल के इकलौते बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना पाले माँ ने अचानक ही आंखें मूंद ली थी। उसके जाने का किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, न आशीष को, न उसके पापा संजीव को और न ही परिवार के अन्य सदस्यों को। आज माँ की 13वीं थी। बैठक के कमरे में सोफे हटाकर जमीन पर गद्दे डाल सफ़ेद चांदनी बिछा दी गई थी। सामने एक छोटी मेज पर माँ फोटो में मुस्कुरा रही थी। पापा बार बार उसके आसपास अगरबत्तियां लगा रहे थे। दरअसल इस बहाने से वे अपने आंसुओं को दूसरों की नज़रों से छिपा रहे थे। अभी तक तो भली चंगी थी, कभी ब्लड प्रेशर तक चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अचानक ही ऐसा कार्डियक अटैक पड़ा कि डॉक्टर तक बुलाने की फुर्सत नहीं दी उसने। खड़े खड़े अचानक ही संजीव की बाहों में झूल गई। संजीव चीखते रह गए, रागनी रागनी आंखें खोलो, क्या हुआ? रागनी खोलो, रागनी आंखें खोलो। मगर रागनी होती तब तो आंखें खोलती। वह तो एक झटके में अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। पापा की चीखें सुनकर आशीष अपने कमरे से बदहवास सा भाग आया। पापा माँ को तब तक जमीन पर लिटा चुके थे। आशीष ने भी माँ को झकझोरा, मगर माँ जा चुकी थी। जिसने भी सुना आश्चर्यचकित रह गया। कितनी भली महिला थी, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। कभी किसी ने रागनी को ऊंची आवाज में बात करते नहीं सुना था। मधुरवाणी, शालीन व्यवहार वाली रागनी हर एक की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। घर को तो उसने स्वर्ग बना रखा था। पति संजीव और बेटे आशीष का उसका स्नेह हर वक्त बरसता था। दोनों ही उसके प्रेम की डोर में बंधे जीवन आनंद में डूबे थे कि अचानक यह डोर टूट गई। बैठक में काफ़ी लोग जमा थे। सभी के चेहरों पर उदासी थी। बड़े बूढ़े बारी बारी से आकर आशीष के सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक हाथ आशीष के सिर पर काफ़ी देर तक रुका रहा। आशीष ने सिर उठाकर पास खड़े सज्जन का चेहरा देखा तो एकटक देखता ही रह गया। वो हूबहू उनकी ही तरह दिख रहे थे, बल्कि यूँ कहें कि आशीष हूबहू उनकी तरह था, जैसे उनकी कार्बन कॉपी। बैठक में बाकी लोग भी आश्चर्यचकित से इस आगंतुक को देख रहे थे, इससे पहले कि उन्हें कभी इस घर में नहीं देखा गया। कौन थे ये, और आशीष से इनका चेहरा और कदकाठी इस कदर कैसे मिलती है, बिल्कुल जैसे उसके बड़े भाई हों। आशीष का चेहरा मोहरा न तो उसकी माँ से मिलता था और न ही उसके पापा संजीव की कोई झलक उसमें थी, मगर इस आगंतुक ने वह इतना ज़्यादा रिजेंबल कैसे हो रहा है? हर एक की आंखों में यही सवाल था, आशीष और संजीव की आंखों में भी, कि आप कौन हैं? आगंतुक ने आगे बढ़कर रागनी की फोटो पर फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर वहीं संजीव के निकट ही बैठ गया। उसने धीरे से संजीव के कानों के पास मुंह ले जाकर कुछ कहा, फिर दोनों के बीच खामोशी पसर गई। काफ़ी देर तक वह आगंतुक वहीं संजीव के पास ही बैठा रहा। बीच में धीरे धीरे 2-4 बातें भी की। करीब आधे घंटे बाद वह उठे और संजीव व आशीष से विदा लेकर चले गए। गमगीन माहौल था, लिहाजा लोगों ने उस वक्त आगंतुक के विषय में कोई सवाल नहीं किया, मगर लोगों के बीच फुसफुसाहट ज़रूर होती रही। शाम तक सभी लोग जा चुके थे। बैठक खाली हो गई थी। बस संजीव और आशीष ही रागनी की तस्वीर के पास रह गए थे। तभी आशीष ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, पापा वो अंकल कौन थे जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे? संजीव ने गहरी नज़रों से आशीष के चेहरे की ओर देखा और बोले, वो तुम्हारी मम्मी के कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, अभय नाम है उनका। मैं भी आज पहली बार ही मिला हूँ उनसे। वो कल फिर आएंगे। क्यों? उन्हें कुछ बात करनी है। कैसी बात? मम्मी ने तो कभी अपने इस दोस्त के बारे में नहीं बताया। क्या आप भी इन्हें नहीं जानते थे? नहीं, कल आएंगे तब पता चलेगा कि क्या बात करनी है उन्हें, कहकर संजीव उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। आशीष वहीं बैठा रहा। आगंतुक जिनका नाम पापा ने अभय बताया था के बारे में सोचता रहा। कौन है, कहाँ से आए, कहाँ रहते हैं, क्या बात करनी है उन्हें, पहले कभी क्यों नहीं आए, माँ ने उनके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया, मुझसे इतने क्यों मिलते हैं? बहुतेरे सवाल उसके दिमाग में चक्कर काट रहे थे। उधर संजीव के जहन में भी 22 बरस पहले की बातें चल रही थी। इस आगंतुक से मिलने के बाद जैसे उनकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में चलने लगी। रागनी से उनकी शादी के 5 बरस बीत चुके थे और रागनी की गोद सोनी की सोनी थी। पहले 2 साल तो बेख्याली में गुजर गए।
मगर तीसरा साल लगते लगते संजीव की माँ ने और रिश्तेदारों ने बहू को टोकना शुरू कर दिया था। माँ को पोते का मुंह देखने की जल्दी मची थी। आए दिन रागनी को लेकर कभी इस पंडित के पास तो कभी उस ओझा के पास पहुंच जाती थी। तमाम टोने टोटके करा लिए, अनेक डॉक्टरों से दवा इलाज करवा लिया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। कभी कभी खिसियाकर रागनी को कोसने भी लग जाती थी। बांझ है बांझ, मेरे बेटे की तो तकदीर ही फूट गई। हाय, अब मेरा वंश कैसे बढ़ेगा? इसकी तो कोख ही नहीं फल रही। माँ की बातों से रागनी बहुत आहत होती थी। कमरे में खुद को कैद करके फूट फूट कर रोया करती थी। तब संजीव उसे बहुत दिलासा देते थे, कहते थे, रागनी, हमारी किस्मत में बच्चा होगा तो ज़रूर मिलेगा। अभी कौन सी हमारी उम्र निकल गई है। तुम माँ की बातों को दिल पे मत लिया करो। वो बूढ़ी हो गई हैं, कुछ काम धाम नहीं है तो बस तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। मगर रागनी को संजीव की बातों से राहत नहीं मिलती थी। वह खुद बच्चे के लिए बड़ी परेशान रहती थी। उसकी सभी सहेलियों की गोद में बच्चे खेल रहे थे, बस वही थी जो बांझ होने का कलंक लिए घूम रही थी। यह कलंक वे किसी भी कीमत पर हटाना चाहती थी। उन्हीं दिनों की बात है जब संजीव ने रागनी को बताए बिना एक जान पहचान के डॉक्टर से अपना भी चेकअप करवाया था। रिपोर्ट आई तो पता चला कि बच्चा न होने का कारण वह खुद ही है। कमी संजीव में ही थी। उसके सीमन में शुक्राणु ने के बराबर थे। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने संजीव को कुछ दवाएं दी थी, मगर 2 महीने के सेवन के बाद भी शुक्राणुओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं दिखी। संजीव अपना इलाज करवा रहे थे। ये बात उन्होंने रागनी को कभी नहीं बताई और न ही कभी रागनी के समक्ष यह स्वीकार कर पाने की उनकी हिम्मत हुई कि वह उसे बच्चा देने लायक नहीं है। वे डरते थे कि बात खुली तो उनके माथे पर नपुंसक नामर्द जैसे कलंक चमकने लगेंगे। वह कैसे अपनी कमजोरी रागनी के सामने स्वीकार करे, कैसे बताए कि कमी रागनी में नहीं बल्कि खुद उनके अंदर है। यह सच बताने के बाद वह कैसे रागनी का सामना कर पाएंगे, जो उनकी माँ के ताने सुन सुनकर आदी हो चुकी है, महल्ले की औरतों के बीच बांझ के नाम से पुकारी जाने लगी है। वह अपने इलाज के बारे में चुप्पी साधे गए। उनमें सच को कह पाने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर एक दिन अचानक रागनी ने घर में खुशियों का बम फोड़ दिया। शाम को संजीव ऑफिस से लौटे तो घर में औरतों का जमवाड़ा लगा था। ढोल बज रहा था, गाने गाए जा रहे थे, चारों ओर चहचहाटे, रौनकें, हंसी ठिठोली, किलकारियों के पटाखे फूट रहे थे। संजीव के लिए बधाइयों का तांता लग गया। अपनी माँ के चेहरे की खुशी देखकर तो वह दंग रह गए। इससे पहले उन्होंने अपनी माँ को कभी इतना खुश नहीं देखा था। खुशी से उनका चेहरा दमक रहा था। माँ ने उनके मुंह में लड्डू ठूसते हुए कहा, पाँव भारी है बहू के, देखना पहला तो पोता ही होगा। शर्माई लजाई रागनी ने मुस्कुराकर कमरे में संजीव का स्वागत किया। उसने संजीव को अपनी बाहों में जकड़कर पूछा, तुम खुश तो हो ने? संजीव ने हौले से जवाब दिया, बहुत। उस दिन संजीव की बाहों में लिपटी रागनी के चेहरे पर दर्द और टीस की जगह खुशी, शांति और सुख का नूर था। मगर संजीव के दिमाग में हलचल मची थी। वह जानते थे कि यह बच्चा उसकी देन नहीं है। फिर कौन है जिसने रागनी को यह खुशी दी है? कब और कैसे वह रागनी के संपर्क में आया? रागनी उनसे छिपकर किसी और से मिलती थी। रागनी ने उन्हें धोखा दिया। दम्भी पुरुष प्रवृत्ति उन पर हावी होने लगी, मगर साथ साथ वह इस आकांक्षा का से भी भर गए कि कहीं डॉक्टर की दवाई तो असर नहीं कर गई उन पर। हो सकता है उनके सीमन में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ गई हो। शायद वही इस बच्चे के बाप हो। शायद विज्ञान का चमत्कार हो ही गया हो। शायद रात भर सैकड़ों सवाल उन्हें परेशान किए रहे, मगर सुबह तक वह एक फैसले पर पहुंच चुके थे। यह फैसला था आने वाले बच्चे का स्वागत। रागनी के पांव भारी होते ही वह जैसे पूरे घर की महारानी बन गई। संजीव की माँ, जो हर वक्त उसको कोसते रहती थी, अब हर वक्त उसकी सेवा टहल में लगी रहती थी। उसको घर का एक काम नहीं करने देती थी। सुबह से शाम तक उसके खाने पीने का ध्यान रखती।
अपने हाथ से काजू बादाम की खीर बना बना कर खिलाती, तमाम तरह के जूस और सूप पिलाती। उसके लिए अपने हाथों से सूखे मेवा और सूजी के लड्डू बना बना कर जार में रखती। रागिनी को बड़ा अटपटा लग रहा है कि इस बुढ़ापे में वे कितनी मेहनत कर रही है, मगर पोते का सुख पाने के लालच में माँ की ममता उछाले मार रही थी। उसे रोक पाना ने संजीव के बस में था और रागिनी के 9 महीने तो पंख लगाकर उड़ गए और वह घड़ी आ पहुंची जब माँ की बरसों की साध पूरी हो गई। संजीव का घर आंगन नन्हे आशीष की किलकारियों से गूंज उठा। दादी को खेलने के लिए खिलौना मिल गया, रागिनी की जिम्मेदारियां बढ़ गई और संजीव को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। आशीष ने सबका जीवन खुशियों से भर दिया था। पूरा घर बस उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। संजीव के दिल में यह शंका धुंधली पड़ गई थी कि आशीष उनका नहीं बल्कि किसी और का बेटा था। उन्होंने कभी यह शक रागिनी के सामने जाहिर नहीं किया। आशीष को उन्होंने बेइंतहा प्यार दिया, उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया। उसको कभी हल्का सा भी बुखार आ जाता तो संजीव पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करते थे। जान से ज़्यादा प्यार करते थे संजीव अपने बेटे से। उन्होंने आशीष को बहुत अच्छे संस्कार दिए, उसके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया। शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। आशीष पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा, हर कक्षा में कभी फर्स्ट कभी सेकंड आता रहा। यही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए वे पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। डॉक्टरी की पढ़ाई का यह उसका 3रा साल चल रहा था। संजीव और रागिनी को अपने होनहार बेटे पर नाज था। आशीष जब 15 बरस का था तो उसकी प्यारी दादी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बुढ़ापा था, उम्र हो चुकी थी, मगर जाते वक्त तक खुश थी दादी। हर वक्त पोते के प्यार में डूबती उतरती रहती थी। अंतिम वक्त में भी उसकी ही गोद में सिर रखकर चिर निंद्रा में सो गई थी। तब आशीष बहुत रोया था, दादी का लाडला था। कई दिन तक उदास रहा। उदास तो रागिनी और संजीव भी बहुत थे, मगर यह तो प्रकृति का नियम है, जो आया है एक दिन जाएगा। आज प्रकृति का वही नियम एक बार फिर संजीव के सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी प्यारी रागिनी चली गई। फर्क इतना था कि यह उसकी जाने की उम्र नहीं थी। अभी तो बहुत सारे सपने साथ देखने थे, साथ पूरा करने थे। आशीष को दूल्हा बनाना था, ब्याह रचाना था, उसका घर बसाना था, उसके बच्चे खिलाने थे। कितने सारे काम बचे हुए थे और रागिनी वह सारे काम संजीव के कंधे पर डालकर चल दी। रात भर संजीव की आंखों के आगे बीते साल चलचित्र की भांति गुजरते रहे। सुबह आशीष ने आकर जब चाय का प्याला उन्हें थमाया तो उनकी लाल सुर्ख आंखें देखकर उसकी भी आंखें भर आई। बाप बेटा बड़ी देर तक एक दूसरे के गले लगकर सिसकते रहे। दोपहर बाद घर की घंटी बजी तो अनजान आशंका से संजीव का दिल धड़क उठा। आशीष अपने कमरे में सो रहा था। वे उठे, दरवाज़ा खोला तो सामने वही आगंतुक खड़ा था जिसने अपना नाम कल अभय बताया था। संजीव ने उससे हाथ मिलाया और अंदर आने का रास्ता दे दिया। अभय शालीनता से भीतर आया और सोफे पर बैठते हुए पूछा, आशीष नहीं है, सो रहा है। संजीव ने संक्षिप्त सा जवाब दिया और पास वाले सोफे पर बैठ गया। मन आशंकाग्रस्त था। पता नहीं ये क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या बात करनी है। जी कल आपने अपना पूरा परिचय नहीं दिया था। आप रागिनी को कैसे जानते हैं? आपके बारे में रागिनी ने कभी नहीं बताया। संजीव ने एक साथ ही कई सवाल दाग दिए। संजीव जी, रागिनी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, बस 3 साल का साथ था हमारा। हम सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। फिर मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए अपनी बड़ी बहन के पास अमेरिका चला गया। वहाँ से लौटकर मैंने पुराने शहर में अपना हॉस्पिटल बनाया, आरोग्य नर्सिंग होम। यह तो बहुत विख्यात नर्सिंग होम है। मेरी माँ रागिनी को लेकर वहाँ जाती थी इलाज के लिए। संजीव अचानक याद करके बोल उठे, जी तभी रागिनी से दोबारा मुलाकात हुई थी। उन दिनों वो बहुत परेशान थी। उसकी हालत देखकर तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाया था। आपकी माँ के सामने हमने जाहिर नहीं किया था कि हम एक दूसरे को जानते हैं। रागिनी माँ बनना चाहती थी किसी भी कीमत पर। तब मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए थे। वह माँ बनने के लिए पूर्णतः काबिल थी। एक दिन जब वह मेरे पास अकेले आई तो मैंने उससे कहा कि वह आपका टेस्ट करवाए, क्योंकि मुझे शक था कि कमी आप में है, मगर उसने मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वह अपने पति को खुशी देना चाहती है, कमी होने का एहसास करा के दुखी नहीं कराना चाहती। वह कई दिन तक मेरे पास आती रही। मैं उसे समझाता रहा कि तुम्हें दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पूरी तरह माँ बनने के काबिल हो।
अचानक एक दिन उसने मेरे सामने एक मांग रख दी। उसने कहा कि उसे मुझसे एक बच्चा चाहिए। मैं उसको अपने शुक्राणु देने को तैयार था, मगर वह आर्टिफिशियल तरीके से गर्भधारण नहीं करना चाहती थी। फिर हमारे बीच सहमति से रिश्ता कायम हुआ। कई बार वह दवा के बहाने से मेरे नर्सिंग होम में आती थी। प्रेग्नेंट होने के बाद वह बहुत खुश थी। उसने मेरा बहुत आभार जताया था, मगर मुझसे यह भी साफ कह दिया था कि बच्चा सिर्फ उसका है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है और न मैं कभी भविष्य में उस पर अपना हक जताने की कोशिश करूं। इसके बदले में उसने मुझे पैसे देने की भी पेशकश की थी, मगर मैंने मना कर दिया था। मेरे लिए उसकी खुशी ही सब कुछ थी। उसके बाद मैं रागनी से कभी नहीं मिला। हाँ, एक आध बार फ़ोन पर ज़रूर बात हुई थी। अभय क्षण भर को रुके तो संजीव अधीरता से बोल पड़े, फिर इतने साल बाद आप क्यों आए हैं? संजीव का मन अनजान आशंका से कांप रहा था। अखबार में रागनी की 13वीं का विज्ञापन देखा था, खुद को रोक नहीं पाया। कई सालों से मन छटपटा रहा था अपने बेटे को देखने के लिए। रागनी ने फ़ोन पर बताया था कि बेटा हुआ है, कहा था मेरा बेटा हुआ है। तुम्हारा धन्यवाद मुझे और मेरे परिवार को यह खुशी देने के लिए। जब मैंने उसे देखने का इसरार किया तो उसने मना कर दिया। बोली मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, जब मर जाऊं तब देख लेना। कभी उसे रागनी के मन में इस बात की गिल्टी थी कि उसने तुमको धोखा दिया, मगर संजीव ये है उसने तुम्हारी खुशी के लिए किया था। वह तुमको इस बात का एहसास भी नहीं होने देना चाहती थी कि तुम में कोई कमी है। वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। फिर अब आप क्यों आए हैं? आप क्यों यह बातें मुझे बता रहे हैं? क्या आप आशीष को वापस पाना चाहते हैं या उसे यह सब बता देना चाहते हैं? प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। संजीव की आवाज़ थरथराने लगी। डॉक्टर अभय तुरंत उठकर उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखकर वहीं सोफे पर बैठ गए। अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने दिल के हाथों विवश होकर कल रागनी की 13वीं में आया था। मन में ये इच्छा थी कि इस बहाने से एक नज़र अपने बेटे को देख सकूं। सो देख लिया। मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। आपने उसको पाला है, उसे प्यार दिया है, उसका भविष्य बनाया है। वह आपका ही है और हमेशा रहेगा। मैं तो बस एक चाह लेकर आया था आपके पास। कैसी चाह? संजीव ने जल्दी से पूछा। संजीव, मैंने शादी नहीं की है और न ही मेरी संपत्ति का भारत में कोई वारिस है। पुराने शहर में मेरा जो अस्पताल और घर है वह मैं आशीष के नाम करना चाहता हूँ। आशीष डॉक्टर बनने वाला है, ये मैं जानता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम इसके लिए नहीं कहोगे। मैं अपनी विल बनाकर तुमको दे जाऊँगा। 3 साल बाद मैं अमेरिका अपनी बड़ी बहन के पास शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब और कैसे आशीष को इस विल के बारे में बताओ। संजीव ये सब बातें सुनकर सन्न बैठे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस ऑफर को वह सौगात समझे या मुसीबत। वे क्या कहेंगे आशीष से कि अभय उनका कौन है? क्यों वह अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी आशीष को दे रहा है? क्या आशीष ये सब जानकर सहज कर रह पाएगा? कहीं वह मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा? कहीं वह अपने असली पिता के साथ रहने की जिद तो नहीं कर बैठेगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। यह सब सोचकर संजीव कांप उठे। बोले, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगा। डॉक्टर अभय ने ठंडी सांस ली और उठकर खड़े हुए। जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उन्होंने संजीव के हाथ पर रखा और बोले, उम्मीद है आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। आप सोच लें तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मेरे यहाँ आने का आशय आपको या आशीष को दुख पहुँचाने का हरगिज़ नहीं था। आशीष भले ही मेरा खून है, मगर उसके पिता आप हैं। वह सिर्फ आपका ही है। मैं तो बस उसे एक नज़र देखना भर चाहता था, कहकर डॉक्टर अभय ने हाथ जोड़ दिए। संजीव ने उनके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। आंखें आंसुओं से भीग गई। डॉक्टर अभय चले गए। संजीव के दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। आशीष को क्या बताए, कैसे बताए, बताए कि नहीं बताए? वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। शाम हो गई थी। आशीष भी उठ गया था। संजीव उसके कमरे में पहुंचे। वह पुराने एल्बम में खोया हुआ था। संजीव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पलंग पर उसकी बगल में बैठ गए। एल्बम में आशीष के बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक की फ़ोटोज़ थी। 2-4 पन्ने पलटने के बाद संजीव अचानक एक फ़ोटो को गौर से देखने लगे। उस फोटो में सब लोग ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठे थे। नन्हा आशीष रागनी की गोद में बैठा था। बगल में माँ और संजीव बेटे हंस रहे थे।
उस फोटो पर हाथ फेरते हुए संजीव बोले, बेटा जब तुम्हारी माँ से मेरी शादी हुई थी तब पहली बार हमारे घर पर रंगीन टीवी आया था। ये वही टीवी है तुम्हारे नाना जी ने दिया था। उन दिनों महाभारत सीरियल आया करता था, हम सब बड़े शौक से देखते थे। इसी टीवी से मुझे महाभारत की कथाओं का ज्ञान मिला था। तुम्हें पता है धृतराष्ट्र और पांडु अपने पिता विचित्रवीर्य के पुत्र नहीं थे, बल्कि उनके बड़े वेदव्यास के पुत्र थे, जो सन्यासी हो चुके थे। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद उनकी माता सत्यवती ने उनके बड़े भाई वेदव्यास से आग्रह किया था कि वह दोनों बहुओं को गर्भवती करे। अपनी मां के कहने पर वेदव्यास ने उनकी दोनों बहुओं को गर्भवती किया था। वास्तव में धृतराष्ट्र और पांडु वेदव्यास के पुत्र थे, मगर माने गए विचित्रवीर्य के। इसी तरह पांडु के 5 बेटों भी उनके अपने पुत्र नहीं थे, बल्कि अलग अलग शक्तियों के संसर्ग से उत्पन्न हुए थे, मगर माने गए पांडु के ही बेटे। हाँ, मुझे ये कहानी पता है पापा। हमारे देश का इतिहास, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि पहले के ज़माने में इन बातों को पाप नहीं माना जाता था। इस तरह के संबंध समाज में पूरी तरह स्वीकार्य थे। ज़रूरी नहीं था कि किसी बच्चे का पिता वही हो जिससे उसकी माँ ने शादी की हो। आज भी ऐसी प्रथाएं कई समाजों में है। बच्चा पाने के लिए शादीशुदा स्त्री दूसरे पुरुष से संबंध बनाने के लिए आज़ाद है। कई समाजों में तो शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना और बच्चे पैदा करना आवश्यक है, उसके बिना वे शादी ही नहीं करते। धरती पर जीवन को चलते रहने के लिए बच्चों का पैदा होना ज़रूरी है। अब आप देखिए, IVF पद्धति के अंतर्गत हम कभी कभी दूसरे पुरुष का वीर्य लेकर औरत को गर्भवती बनाते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में बच्चे हों, खुशियाँ आए। हाँ, पर संजीव कुछ कहते कहते रुक गए। पर क्या पापा? आशीष ने पूछा। जब बच्चे को पता चलता होगा कि उसकी असली पिता कौन है, तब उसका दिल बट जाता होगा। संजीव मायूसी से बोले, अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं होता। पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं है। बच्चे को पालने वाला और उसे प्यार देने वाला, उसका भविष्य बनाने वाला ही उसका पिता होता है। ये जानते हुए भी कि बच्चे में उसका DNA नहीं है, फिर भी उसे दिल से लगा कर रखना बड़ी बात है। उस प्यार के आगे दुनिया की हर नियामत छोटी है। तुम ऐसा मानते हो बेटा? संजीव ने उत्सुकता से पूछा। हाँ पापा, बिल्कुल। आखिर भगवान कृष्ण भी तो बाबा नंद और माँ यशोदा को ही अपने माता पिता मानते थे, भले उनके असली पिता वासुदेव और माँ देवकी थे। पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। कहते हुए आशीष बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अचानक पलटकर बोला, पापा, वो जो अंकल आए थे, वे आज आने के लिए कह रहे थे ने? हाँ, वो आए थे जब तुम सो रहे थे, संजीव ने क्षमतिकता जवाब दिया। अच्छा, वो कुछ बताना चाहते थे ने पापा? आशीष ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, क्या बताना चाहते थे? यही कि वे तुम्हारे पिता हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। संजीव सिर झुकाए बिस्तर पर बैठे थे और आशीष के कदम जैसे बाथरूम के दरवाजे पर ही चिपक गए थे। अचानक आशीष ने आगे बढ़कर पापा का सिर अपने सीने में भींच लिया और थरथराती आवाज़ में बोला, मेरे पापा, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और संजीव की सारी शंकाएं इस सैलाब में बह गई। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।